गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे आ जाएं, बट इस बार ऐसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, दोनों सरकार ने भी और ऑपोजिशन ने भी ये बोला है कि अभी जो सिस्टम है जजेस को चुनने का, उनके ट्रांसफर का, वो जो कोलिजियम सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो एक अपने आप में काफी ओपेक सिस्टम है। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चेंजेस चाहिए इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर दोनों तरफ से ये बात उठती हुई हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो वेट कर रहे हैं सरकार के प्रपोजल का कि सरकार क्या इसके बिहाफ के ऊपर क्या ऑल्टरनेटिव लेके आती है, क्या नया मैकेनिज्म होगा। तो ऑपोजिशन का ये कहना है कि अगर सरकार कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आए जिसके अंदर ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बेहतर हो एंड एट द सेम टाइम जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो भी मेंटेन रहे, तो डेफिनेटली ऑपोजिशन भी इस चीज को सपोर्ट करेगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 26 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ और भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है मैं आप सबके साथ यहीं इसी चैनल पे शेयर कर देता हूँ। पहला जो हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है लोकसभा की सीक्रेट सिटिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों, अभी ये बार बार न्यूज़पेपर्स में आ रहा है सीक्रेट सिटिंग के रिगार्डिंग, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है सीक्रेट सिटिंग का। दोस्तों, अगर आप लोग लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, अगर इसका आप चैप्टर 25 उठा के देखते हैं ना, तो वहां पर बात करी गई है किस चीज की? सीक्रेट सिटिंग्स की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सीक्रेट सिटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, सीक्रेट सिटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रेंजर नहीं होगा। जब यहाँ पे लोकसभा की ये मीटिंग होगी तो उस टाइम के ऊपर चैम्बर में, लॉबी में, गैलरी में कोई भी परमिटेड नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेंजर यहाँ पे परमिटेड नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ये जो प्रोसीडिंग्स होगी लोकसभा की, ये संसद टीवी हो गया, वहां पर नहीं दिखाई जाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम इस सीक्रेट मीटिंग का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जाएगा, जो कि डिजिटल संसद वेबसाइट पे ऊपर आता है तो वो भी नहीं होगा। प्लस एट द सेम टाइम कोई इंसान इसका नोट नहीं रख सकता, इसका रिकॉर्ड नहीं रख सकता। एंड अगर कोई ऐसा करता है या इसकी प्रोसीडिंग्स को डिस्क्लोज करता है तो उसको हाउस का वायलेशन माना जाएगा एंड उसके ऊपर एक्शन भी फिर लिया जा सकता है। तो इस चीज को बोला जाता है सीक्रेट सिटिंग, राइट। एंड अगर आप और देखोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर 25 के अंतर्गत ही और चीजें नोटिस करोगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि जो लीडर ऑफ द हाउस होंगे ना, वो स्पीकर को एक रिक्वेस्ट करेंगे एंड जो स्पीकर होंगे वे फिर डिसाइड करेंगे कि किस दिन सीक्रेट सिटिंग होनी है या किस दिन का कुछ हिस्सा सीक्रेट सिटिंग के लिए यहाँ पे डेडिकेट किया जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या कभी ये सीक्रेट सिटिंग वाला प्रावधान इंडिया में इस्तेमाल हुआ है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं हुआ। देखो, एक ना टाइम आया था 1962 का, 1962, जब आप जानते होंगे जो इंडो चाइना वॉर जब हुआ, आप लोग इसके बारे में आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। उस टाइम ना कुछ लीडर्स ने ये डिमांड करी थी कि चलो एक सीक्रेट सिटिंग कर लेते हैं लोकसभा की, ताकि हम थोड़े सेंसिटिव इश्यूज को डिस्कस कर पाए। बट उस टाइम के ऊपर जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि नहीं, सीक्रेट सिटिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी जवाब देंगे हम पार्लियामेंट में दे देंगे, क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, या वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द एक्चुअली द पीपल। मतलब है तो जो एग्जेक्टिव है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट इन जनरल जो लीडर्स होते हैं दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। एंड डेफिनेटली अगर कोई मुद्दा है, कोई समस्या है जो पूरे देश को इम्पैक्ट करता है, तो दैट कैन बी डिस्कस इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड उसके लिए सीक्रेट सिटिंग की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इंडिया में आज तक कभी भी सीक्रेट सिटिंग ऑफ लोकसभा नहीं हुई है। आई होप ये पॉइंट आप लोग सब समझ गए होंगे। आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है इंडिया नेवीज इंडिया अफ्रीका इनिशिएटिव्स। तो दो इनिशिएटिव्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और आपको ध्यान में क्या रखना है, ये पहली बार हो रहे हैं, ये इनिशिएटिव अभी नहीं एग्जिस्ट करते थे। जैसे फॉर है एग्जांपल, एक है आई केमी। आई केमी का मतलब जानने की कोशिश करना। यहाँ पर जो वर्ड है ना, ए और आई, ए का मतलब है अफ्रीकन यूनियन, या आप अफ्रीका कह लो, अफ्रीकन यूनियन नहीं, अफ्रीका कह लो, और आई से आप बोल लीजिए इंडिया। तो अफ्रीका और इंडिया। कीमी का मतलब क्या है? की मैरिटाइम एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये एक पहला इनिशिएटिव है। अब इसके माध्यम से पता क्या है, ए आई कीमी के माध्यम से, इसको अगर आप वर्ड अंडरस्टैंड करोगे तो संस्कृत में इसका मतलब होता है यूनिटी।
तो पहली बार इंडिया और अफ्रीका साथ में आकर एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि देखो भारत की तरफ से तो इंडियन नेवी है, पर अफ्रीका में टोटल आपको अलग अलग देश देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप इसमें कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ये अलग अलग देश यहाँ पे साथ में आए हैं आईक्यमी के माध्यम से। और ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज होगी ये कहाँ पे होगी, ये होगी दार इस सलाम तंजानिया में, ठीक है। और दूसरा जो इनिशिएटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है आईयूएस सागर के रिगार्डिंग। आईयूएस है इंडियन ओशन शिफ्ट सागर। अब आप लोग ना सागर का मतलब ऐसे तो जानते होंगे, सागर हमारा डॉक्ट्रिन भी है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करने की बात है। जैसे हम चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के जो नेशंस हैं उनके साथ हम कॉपरेशन बढ़ाएं, एंड इसके लिए एक शिप है सुनैना, ठीक है, इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा फ्रॉम 5 अप्रैल टू 8 मई 2025। तो भारतीय नेवी के तो क्यूर होंगे ही होंगे इस पर्टिकुलर आईएनएस सुनैना के ऊपर। उसके साथ ही साथ अलग अलग 9 देशों के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं हमारे, उनके 44 भी और लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड उसमें ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर इनिशिएटिव को बोला जा रहा है आईओएस सागर, यानी कि इंडियन ओशन शिप सागर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ज्वाइंट सर्वेलेंस मिशन भी होंगे, राइट। एंड जैसा मैं कह रहा था, हमारा सागर डॉक्ट्रिन है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये उसी के साथ एक तरह से अलाइन करते हैं। क्योंकि देखो आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का जो रोल है ना वो सिक्योरिटी पार्टनर का है इन द इंडियन ओशन रीजन, प्लस एट द सेम टाइम इंडियन ओशन रीजन में कोई भी समस्या आती है तो इंडिया जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट करता है, जिस वजह से ये सब चीज़ें हमारे उसी के साथ अलाइन करती हैं। एंड इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली मॉरिशस के अंदर महासागर विजन भी अनाउंस किया था। महासागर क्या है, इट स्टैंड फॉर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो यानी कि ना इंडिया जो की सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एंड प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, उसी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, एंड अगला टॉपिक हमारा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। दोस्तों पिछले दिनों में ना हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया था, आज उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। बट आप लोग जानते होंगे कि सरकार के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया गया। हमने बहुत एफर्ट किए नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के अंदर, एंड डेफिनेटली रिसेंटली उसकी पिक्चर्स भी हमारे सामने देखने को मिली थी। उसी तरह से हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी हम यहाँ पे रिवाइव करें। तो थोड़ा सा हम उसकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्या थी, कब बनी, वो सब चीज़ें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि ये जो सिचुएटेड है, इट इज़ इन द भागलपुर बिहार ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। इसके साथ ही साथ इसको एस्टेब्लिश किया गया था किंग धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी इन द 7th सेंचुरी। हालांकि 12वीं सेंचुरी में ये अपनी पीक के ऊपर देखने को मिलती है अंडर किंग रामपाल, राइट। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म के ना इंडिया में 3 बहुत ही बड़े सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। एक है नालंदा, ठीक है, दूसरा है विक्रमशिला, एंड तीसरा आपको उदंतपुरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये 3 बहुत ही बड़े सेंटर्स थे इंडियन बुद्धिज्म के। अब आप अंडरस्टैंड करना, जैसे अगर हम बात करें ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, तो ये तंत्रयान बुद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जहाँ पर आपके तांत्रिक रिचुअल्स हो गया है ना, वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाता था। इनफैक्ट इसके अलावा अगर हम बात करें थियोलॉजी, फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। एंड इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो एलुमनस है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करी है, राइट, उसमें आप नोटिस कर पाओगे अतीश दीपांकर हैं, जिन्होंने यहाँ पे तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म को रिवाइव किया था, वो यहीं से पढ़े हैं। उसके साथ साथ वासुबंधु, या राइट, ये भी एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने महायान बुद्धिज्म की स्टडी करी है, तो वो भी यहीं से स्टडी करे हैं। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तिब्बतन स्कॉलर हैं तारनाथ, इन्होंने पहली बार डॉक्यूमेंट किया था इस यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस, एंड इन्होंने नाम दिया था इसको विक्रमशिला महाविहार, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल टेम्पल भी है, एक इनफैक्ट यहाँ पे एक महाबोधि ट्री का आपको रेप्लिका भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक स्तूपा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, राइट। बख्तियार खिलजी कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत एक टर्किश जनरल आपको देखने को मिलता है, एंड इनफैक्ट इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था। तो ये सारे फैक्ट्स तो हमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग पता होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को भी क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। दोस्तों नालंदा का अगर आप कंपैरिजन करो ना, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को दरअसल में 5th सेंचुरी सी में एस्टेब्लिश किया गया था बाय कुमार गुप्ता वन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। इनफैक्ट इसके बाद भी और बहुत सारे राजाओं ने इसका पैट्रोनाइज किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्षवर्धन के बारे में आप जानते होंगे जो हैं, ठीक है, पाला रूलर्स ने भी पैट्रोनाइज किया। इनफैक्ट एम्परर अशोका ने भी यहाँ पर अलग अलग ऑफरिंग्स आपको देखने को मिलती हैं,
ठीक है, जैसे मतलब इन्होंने ऑफरिंग्स एक्चुअली दी थी जो एम्परर अशोका ने टू द चैत्य ऑफ सरीपुत्र एट नालंदा एंड बिल्ट अ टेम्पल देयर। तो टेम्पल उनकी तरह बिल्ड किया गया था। हालांकि जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी है ना वो कुमार गुप्ता वन की आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा बताया जाता है पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर के द्वारा कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने नालंदा को विजिट किया। उसके अलावा उनके जो डिसिपल्स थे जैसे सरीपुत्र और मोगलाना, ठीक है, वो भी यहाँ से इसी रीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनफैक्ट जैन टेक्स्ट में मेंशन्ड है महावीर वर्धमान जी का कि उन्होंने 14 रेनी सीजन यहाँ पे स्पेंड किए थे नालंदा के अंदर। एंड इनमें तो बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे आप लोग आर्यभट्ट के बारे में जानते होंगे, ठीक है, मैथमेटिशियन हो गए। उसके अलावा नागार्जुना जो कि महायान बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। उसके अलावा दिग्नाग हो गया, ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ लॉजिक के फाउंडर माने जाते हैं। धर्मपाल ये ब्राह्मण स्कॉलर थे। उसके अलावा अगर हम बात करें अभयकार गुप्ता, ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये तांत्रिक प्रैक्टिशनर थे, राइट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनफैक्ट नरोप हो गया, ठीक है। तो इन सब ने यहाँ पे स्टडी किया। ये दीज वर द नोटेबल टीचर्स एंड स्कॉलर्स इन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसके अलावा इवन चाइनीज स्कॉलर्स ने भी यहाँ पर स्टडी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आई किंग हो गया, ह्यून सेंग हो गया, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है नालंदा के बारे में। ह्यून सेंग ने यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब ही स्टडीड योग शास्त्र एट नालंदा अंडर द चांसलर शील भद्रा, जो कि उस टाइम के ऊपर योगा में बहुत माने जाते थे। तो उन्होंने भी यहाँ पे इसके बारे में नालंदा के बारे में जिक्र किया है। उसके साथ ही साथ 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया था नालंदा को, जिससे इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो फैक्चुअल चीजें थी बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो हमें दोनों पता होना चाहिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी। अगले टॉपिक पे आते हैं एंड एंथूरियम फ्लावर्स के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे एंथूरियम फ्लावर्स को, राइट। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इन फ्लावर्स को ना हमने एक्सपोर्ट किया है फ्रॉम मिजोरम टू सिंगापुर। तो डेफिनेटली हमारा जो फ्लोरिकल्चर है, राइट, उसके एक्सपोर्ट में इंडिया का पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो एंथूरियम फ्लावर्स को फ्लेमिंगो फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड आप नोटिस कर पाओगे इनकी जो नेटिव हैबिटेट है दैट इज इन अमेरिका, नॉर्दर्न मैक्सिको, नॉर्दर्न अर्जेंटीना, पूरा वो वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की अगर हम बात करें तो मिजोरम और जो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर ये ग्रो होते हैं। या तो आप इनको इस तरह से टेरेस्ट्रियली ग्रो कर सकते हो, या फिर ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट की तरह, जैसे बेल नहीं होती उसके ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जिनको हम एपिफाइट्स के नाम से जानते हैं, बाकियों पर डिपेंडेंट जो होते हैं। तो आप नोटिस करोगे इनका एंथूरियम फ्लावर का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज लोकल फार्मर्स को मिजोरम में बेनिफिट मिलता है इंक्लूडिंग महिलाएं। एंड भारत के जो फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट है ना वो 86 मिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए हैं, राइट। इसके साथ ही साथ एयर प्यूरिफायर की तरह भी यहाँ पे जो फ्लावर है ये काम करता है। एंड मिजोरम हर साल एंथूरियम फेस्टिवल को भी होस्ट करता है ताकि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ पाए एंड फ्लावर की ब्यूटी वो यहाँ पे शोकेस कर पाए, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे सामने है वो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के रिगार्डिंग। इस बार का जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को, जो कि एक हिंदी राइटर हैं। अब ये पहले ऐसे राइटर हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ जिनको ये ऑनर मिला है। एंड साथ ही साथ इनके जो अलग अलग वर्क्स हैं, जैसे नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, खिलेगा तो देखेंगे, तो इस तरह इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये ज्ञानपीठ अवार्ड है क्या। दोस्तों जब मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करता ना तो ये सबसे बड़ा, दिस द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन इंडिया, जो कि हर साल लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाता है। अब आपको ध्यान पता क्या रखना है कि जो सर हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना उसके अंतर्गत मिलता है। एंड 2013 के बाद इसको इंग्लिश भी इसमें ऐड कर दी गई थी, यानी कि 22 लैंग्वेज तो 8वें शेड्यूल की है ही हैं। एंड 2013 के बाद ये +1 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अवार्ड था इसको 1961 में स्टैब्लिश किया गया था बाय भारतीय ज्ञानपीठ, जो कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि स्टैब्लिश तो 1961 में हो गया था, पर पहली बार जो अवार्ड दिया गया वो 4 साल बाद दिया गया, यानी कि 1965 में इसको पहला अवार्ड है इसका मिलता है। बाकी लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया। ये इंडियन सिटीजन को मिलता है जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कुछ काम करते हैं, बहुत लिटरेरी वर्क उनका एक्सेप्शनल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जीतता है ना उसको 21 लाख का एक तो कैश प्राइज मिलता है, एक साइटेशन हो गया, और जो गॉडेस वाग देवी जिनको हम माँ सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, जो कि विद्या की एक तरह से देवी मानी जाती हैं, उनका एक ब्रोंज स्टैचू भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थी ज्ञानपीठ अवार्ड के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। एक और टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है वो है आपका डेयर टू एरा डी टीबी। व्हाट डज दिस मीन? देखो आप लोग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानते होंगे, टीबी के बारे में हमने कई बार टीबी के बारे में चर्चा करी हुई है। टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। एंड अगर हम बात करें टीबी के कॉन्टेक्स्ट में, एक तो ये बात है कि
जो वर्ल्ड का टारगेट है, या रादर आई शुड से जो WHO का टारगेट है वो 2030 का है कि 2030 तक दुनिया से हमें एलिमिनेट करना है टीबी को। पर भारत थोड़ा और एम्बिशियस है। भारत ने 5 साल पहले यानी कि इसी साल 2025 तक सोचा हुआ है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर पाएंगे। और टीबी में देखो समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस वगैरह हो जाती है, जैसे आपने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी सुना होगा, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी सुना होगा, राइट। तो भारत का पूरी कोशिश है कि हम किस तरह से करके जो टीबी के नंबर्स हैं उनको भारत में कम करें। एंड उसी पर्टिकुलर एफर्ट्स में आप नोटिस कर पाओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसने 10,000 टीबी जेनोम सैंपल्स को सीक्वेंस कर दिया है। हमारा ना एक प्रोग्राम चल रहा है डेयर टू एराडीट टीबी प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हमें क्या करना है, हमें 32,500 सैंपल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इनको सीक्वेंस करना है। अब जब आप लोग जानते होंगे कि जब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं उसके माध्यम से हमें उनका पैटर्न समझ आता है, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न को, जेनेटिक म्यूटेशंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो अभी तक हमने उसमें से 32,500 में से 10,000 सैंपल्स को सीक्वेंस कर दिया है। तो एक तरह का हमने एक लेवल हमने क्रॉस कर दिया। अभी तो और भी करना है, बट हाँ 10,000 तक हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर अभी जो 10,000 सैंपल्स हमने सीक्वेंस किए हैं, तो 7% ऐसे जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाते हैं टू अ सिंगल ड्रग। प्लस क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा डेटा होगा डेयर टू एरा डीटीबी के अंतर्गत, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे डेटाबेस के माध्यम से रिसर्च हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, वो बेहतर हो पाएगी, राइट। अभी जो कंफर्म करना होता है कि किसी पर्सन को रेजिस्टेंस है, ड्रग रेजिस्टेंस या नहीं है, उसके लिए कई कई हफ्ते लग जाते हैं। पर क्योंकि जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया है, इसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम ये कुछ घंटों में भी बता पाएंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है या नहीं, ठीक है। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारत के अंदर बेटर डिजीज कंट्रोल के लिए काम कर पाएगा। ये सारा यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया किस तरह से हम यहाँ पे चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव था, दिस इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2022 में लॉन्च किया था। तो 3 साल के अंदर हमने यहाँ पे लगभग 10,000 सैंपल्स यहाँ पे इस तरह से कर लिए हैं, सीक्वेंस कर लिए हैं, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने प्लेसेस इन न्यूज़ की तरफ। आज का आपका प्लेसेस इन न्यूज़ है सेंकाकू आइलैंड। आई नो काफ़ी आसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, हमने कई बार डिस्कशन भी किया है, बट आपका आज का होमवर्क यही रहेगा। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो था ट्रांसनिस्टेरिया के बारे में। ये जो रीजन की बात करना, पहले तो ये देखो ये यहाँ रहा ब्लैक सी। अच्छा एक काम करना, आप लोग ना मुझे ना कमेंट्स में एक बार ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी लिख देना, ठीक है। हल्का सा रिवीजन ही हो जाएगा, हमने कई बार डिस्कशन करा हुआ है ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग। अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर एक कंट्री है मोल्दोवा। पहले बात तो बताओ, क्या ब्लैक सी का बॉर्डर टच होता है मोल्दोवा के साथ? आप बोलोगे नहीं सर, ये ब्लैक सी यहाँ पर है और मोल्दोवा कंट्री यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। अब मोल्दोवा का अगर आप कुछ हिस्सा यहाँ पे नोटिस करोगे ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये इसी को जूम किया गया है। मोल्दोवा का ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसनिस्टेरिया रीजन, ठीक है। अब ये जो ट्रांसनिस्टेरिया रीजन है ना, ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है बिटवीन मोल्दोवा एंड यूक्रेन। इस साइड आपका यूक्रेन आ जाएगा, एंड बाकी है तो ये मोल्दोवा का हिस्सा। अब एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1990 में, 1990 के समय के ऊपर इस रीजन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी कि हम तो इंडिपेंडेंट है। हालांकि उसको रिकॉग्नाइज बहुत ही कम कंट्रीज करती हैं, जैसे यूएन हो गया, वो तो रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है इस चीज को, ठीक है, कि इस तरह से ये अपनी खुद की कंट्री है। बट आप नोटिस कर पाओगे जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ, उसका कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, तब से ही जो रशियन ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कई बार ना यहाँ पर काफी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसके बीच में, जो मोल्दोवा के जो सरकार है एंड जो ट्रांसनिस्टेरिया के अंदर सेपरेटिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस वजह से भी ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, काफी बार न्यूज में रहता है ट्रांसनिस्टेरिया वाला रीजन। इसके अलावा भी और के कारण है, जैसे यूक्रेन ने रशियन गैस की जो सप्लाई थी एक तरह से वो मतलब रोक दी गई थी, तो उस वजह से भी ये न्यूज में आया था ये पूरा रीजन। तो आपको इस रीजन का आइडिया होना चाहिए। प्लेस इन न्यूज डेफिनेटली ये पिछले कुछ टाइम में रही है, तो हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, आगे आपका ट्रू एंड फॉल्स कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था सहयोग पोर्टल के रिगार्डिंग। यहाँ पे कह रहा है सहयोग पोर्टल मदद करता है कि बैंक नोट की डिनोमिनेशन क्या है, नहीं। सहयोग पोर्टल क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत अगर मान लीजिए आपको कोई कंटेंट को रिमूव करना होता है अथॉरिटीज को, तो इस पोर्टल का वो इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। लैपिस लजूली की बात करें तो हाईएस्ट क्वालिटी लैपिस लजूली है जो कि आपके अफगानिस्तान से आता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओटावा कन्वेंशन ऑन लैंड माइंस
क्या इंडिया और यूएसए ने ये कन्वेंशन साइन कर रखी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ने यहाँ ना साइन नहीं किए हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।